हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम लोग इकोनॉमिक्स और बीएसटी की क्लास चालू कर चुके हैं। धीरे धीरे सारी क्लास आएगी, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। हो सकता है मैं लेट हूं, बट कोई बात नहीं। साधन की कमी होने की वजह से मैं सारी क्लासेस को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। बस अगर आप लोगों ने साथ दे दिया ना, आप लोगों ने मेरे चैनल को आगे बढ़ा दिया, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के हेल्प से पूरे भारत के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक सपना देखा है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर। हम लोग अभी हमने 11th-12th को खुद अपने बेस पर चालू करा है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे हम आपकी सहायता से, आपकी हेल्प से ही बढ़ सकते हैं। आप लोग अगर मेरे को मोटिवेट करेंगे तो इससे फायदा मेरा नहीं, आपका होगा, आपके आने वाले छोटे भाइयों का होगा, भविष्य का होगा, फ्यूचर का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने कसम खाई है, कभी भी हम लोग किसी भी क्लास का किसी भी तरीके से कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। सारे टीचर्स हम हायर करेंगे धीरे धीरे। उन सबको पेमेंट हम यहां से करेंगे, जो यूट्यूब से पेमेंट आएगी उससे करेंगे, चाहे हमारा नुकसान हो फायदा हो। अगर आप लोग हमें आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग सभी क्लासेस की वीडियोस लेकर आएंगे, सभी क्लासेस को लॉन्च करेंगे, सभी क्लास के टीचरों को पेमेंट करेंगे, वो यहाँ पर पढ़ाएंगे और डीपली स्टडी कराएंगे। आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा, ना आपके आने वाले लोग जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो आगे क्लास में आने वाले हैं, 1 रुपया भी उनका नहीं जाएगा। इसी चैनल पर टीचर्स आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। इसीलिए आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी पैसा ना लगे, हमारा देश आगे बढ़े, फ्री में यूट्यूब पर कंटेंट मिले, अच्छा कंटेंट मिले। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर आगे बढ़ जाते हैं और अपने ऐप लॉन्च कर कर चांदी काटते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारा ऐप लॉन्च नहीं होने का। हम सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पर ही ग्रोथ करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल को ही आगे बढ़ाएंगे। कोई पैसा हम चार्ज बच्चों से नहीं करेंगे। खान सर जैसे पढ़ाते हैं बिल्कुल एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, बस वही तरीका हमारा होगा। ठीक है, वही तरीका हमारा है। हम खान सर के नक्शे कदम पे चलते हैं और हम उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करे हम आगे क्लास देखते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो प्रबंध का सिद्धांत पार्ट 2 चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 चल रहा है। पिछली क्लास के अंदर पार्ट हमने 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग जरूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पार्ट 1 के अंदर इंपोर्टेंस चालू करे थे। हमने पार्ट 1 के अंदर इंपोर्टेंस, महत्व चालू करे थे, जिसमें पहला महत्व और दूसरा महत्व हमारा हो चुका था। आप लोगों ने नहीं देखा, लिंक पर जाइए, वो देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन मतलब वैज्ञानिक निर्णय। जैसे साइंस के अंदर बहुत ज्यादा तर्क और वितर्क, सोच विचार कर डिसीजन लिया जाता है ना। तर्क और वितर्क, सोच विचार कर डिसीजन लिया जाता है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर निर्णय लिया जाता है। वही बोला, द मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन मस्ट बी बेस्ड द फैक्ट्स, जस्टेबल टर्म, द इंटेंडेड पर्पस, दे मस्ट बी टाइमली, मतलब टाइमली डिसीजन होना चाहिए, रियलिस्टिक डिसीजन, रियल डिसीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सकें, जिसे हम इवेल्युएट कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्री फ्रॉम बायस। ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल फ्री फ्रॉम, पक्षपात रहित होना चाहिए। साइंटिफिक, बहुत ज्यादा सोच विचार कर निर्णय लेना पड़ेगा। सोच विचार कर निर्णय लेना ही साइंटिफिक डिसीजन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ है मीटिंग चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो बदलता वातावरण है, बदलता वातावरण है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इट्स कंपल्सरी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यूअसली अडॉप्ट इटसेल्फ एज पर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब समय समय पर कंटिन्यूअस, समय समय पर लगातार वातावरण बदलता रहता है। समय समय पर वातावरण क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। ऑल्दो प्रिंसिपल आर जनरल गाइडलाइन बट दे आर फ्लेक्सिबल कैन बी मॉडिफाइड। मतलब प्रिंसिपल होना तो चाहिए, जनरल गाइडलाइन होनी तो चाहिए, रूल और रेगुलेशन नियम तो होने चाहिए, नियम तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, लचीलापन हो, लचीलापन हो, मतलब बदलाव, लचीलापन हो, बदलाव हो। ठीक है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी रुक जाओ, इसे अभी बताएंगे। बदलाव हो तो अगर वातावरण में चेंज हो रहा है तो तुरंत रूल और रेगुलेशन भी चेंज हो जाना चाहिए। अगर वातावरण में चेंज हो रहा है तो तुरंत रूल और रेगुलेशन भी क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। इससे क्या होगा, रूल और रेगुलेशन चेंज हो जाएगा, बदलता वातावरण। तो सिचुएशन के अनुसार अगर हम अपने आप को ढाल लेंगे ना तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से स्मूथली चलती रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद फुलफिलिंग सोशल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसका फायदा, इंपोर्टेंस, हम इंपोर्टेंस पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस क्या है, हम बदलते वातावरण में अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। फुलफिलिंग सोशल, सामाजिक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करना, सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। इट इंक्रीज द अवेयरनेस द पब्लिक हैज मेड इट मैंडेटरी द बिजनेस फर्म फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रिंसिपल हैव आल्सो इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड। मतलब अगर मान लो सामाजिक डिमांड को हम लोग पूरा कर रहे हैं, सामाजिक डिमांड को हम लोग पूरा कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग अगर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस चल रहे हैं, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सामाजिक चीजों की अवहेलना नहीं कर सकते, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर हम सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, समाज के अंदर रोजगार देंगे, हम लोग कूड़ा करकट कम फेंकेंगे, हम लोग वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, तो हमारा समाज में क्या होगा, नाम होगा। समाज में नाम होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप बिकना चालू हो जाएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी, तो सामाजिक चीजों में योगदान देगी, तो हमारे देश में नाम होगा, कंपनी अपने आप चलने लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च। जो मैनेजमेंट है, दीज प्रिंसिपल हैव टू इंक्रीज नॉलेज। अब ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, ये बेस है नॉलेज पर, नॉलेज पर बेस है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द प्रिंसिपल अनेबल रिफिनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, फैसिलिटी डेवलपमेंट, न्यू मैनेजमेंट टेक्निक। मतलब जैसे जैसे ये जितनी ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो फ्यूचर में उसके पास एबिलिटी और अच्छी हो जाएगी। फ्यूचर में उसके पास एबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक तरीके से ये हमारा व्यापार ही है, ठीक है, हमने इसमें क्या करा, दीपक सर मैनेजमेंट बन गए, ये मैनेजमेंट संभाल रहे हैं।
हो सकता है शुरुआत में डिसीजन क्या होगा, गलत लिया जाएगा, फिर धीरे 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 दिन प्रतिदिन मैं डिसीजन ले रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन डिसीजन ले रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन, तो एक समय ऐसा आएगा जो मेरी माइंड की कैपेबिलिटी और ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी माइंड की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो वही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च। जो मैनेजमेंट है ना वो समय समय पर ट्रेनिंग भी लेता है, एजुकेशन भी लेता है और रिसर्च प्रोग्राम भी चलाता है, जिससे अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सके, अच्छा मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, समझ में आया। फिर हम हेनरी फ्यूल की बात करें, हेनरी फ्यूल, ठीक है, ये देखो हमारे ये इतने सुंदर हेनरी फ्यूल दिखाई देते हैं, ये इतने सुंदर हमारे हेनरी फ्यूल जी दिखाई देते हैं, समझ में आया। ठीक है, तो अगर हम हेनरी फ्यूल जी की बात करें, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, हेनरी फ्यूल ऑफ फ्रेंच इंडस्ट्री, हेनरी फ्यूल जो है ना वो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था। ठीक है, उसने 14 प्रिंसिपल को क्या करा, 14 प्रिंसिपल को डेवलप करा, मैनेजमेंट की 14 प्रिंसिपल को, आर स्टिल रिलेवेंट टुडे, और ये प्रिंसिपल आज भी बिजनेस के अंदर लागू होते हैं। हेनरी फ्यूल जो था उसने 14 प्रिंसिपल को लेकर आया और 14 प्रिंसिपल आज भी बिजनेस के अंदर लागू होते हैं। और ये 14 प्रिंसिपल पढ़ने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर दिस प्रिंसिपल बेस्ड हिज एक्सपीरियंस, उसने एक्सपीरियंस करा, खुद अपने निजी जीवन में लागू करा। मैनेजिंग लार्ज माइनिंग कंपनी, एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी थी, उसमें इसने लागू करा। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, उसने इसका जो 14 प्रिंसिपल निकाला, बहुत अच्छा प्रिंसिपल निकाला जो आज भी लागू होता है, उसके इन्वेंशन के कारण उसे बोला जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल इसने बोला, सबसे पहला प्रिंसिपल बोला डिवीजन ऑफ वर्क। जो हमारे पास जो एक कंपनी के अंदर वर्क होगा, जो एक कंपनी के अंदर काम होगा, कार्य का विभाजन, जो एक कंपनी के अंदर काम होगा, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। जैसे मेरा YouTube चैनल है अनलॉक इकोनॉमिक्स, यूई, हमारे YouTube चैनल का नाम क्या है, अनलॉक इकोनॉमिक्स है YouTube चैनल का नाम। और इसमें क्या मैं सारे सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, अकाउंट, बीएसटी नहीं पढ़ा सकता ना, मैं अकेला सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। इसके लिए मैंने क्या करा, काम को डिवाइड कर दिया कि दीपक सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, ठीक है, दीपक सर इकोनॉमिक्स और बीएसटी पढ़ाएंगे, उसके बाद कार्तिक ठाकुर अकाउंट्स पढ़ाएगा, है ना। तो हमने काम को डिवाइड कर दिया। काम को डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जिसके पास स्पेशल स्किल है उसके पास वही काम जाएगा। मैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो मेरे पास वही काम आया, तो वो काम अच्छे से करा जाएगा और कंपनी आगे बढ़ जाएगी। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड, स्मॉल टास्क जॉब मस्ट बी असाइन टू ट्रेंड स्पेशलिस्ट। जो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है, जिस फील्ड में कुशलता है, जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, उसे वो काम दिया जाएगा। द प्रिंसिपल अप्लाई बोथ मैनेजर एज वेल एज टेक्निकल वर्क। ये हर जगह लागू होता है, मैनेजरियल वर्क में भी लागू होगा और टेक्निकल वर्क में भी लागू होगा। डिवीजन मेक ईच टास्क सिंपल, डिवीजन करने से मतलब कार्य का विभाजन करने से जो कार्य होता है वो सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस हेल्प टू गेनिंग स्पीड, जो कार्य है कार्य में तेजी आएगी, एक्यूरेसी आएगी और स्पेशलाइजेशन द मोस्ट एफिशिएंट, और इसके बाद लोगों के अंदर कार्य करने की कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। समझ में आया, लोगों की कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, कार्य कुशलता भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसीलिए कार्य को बांटा जाता है। ठीक है,
फिर अगला दूसरा प्रिंसिपल क्या आया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको जैसे मान लो ये मेरा यूट्यूब चैनल है अनलॉक इकोनॉमिक्स, इसे मैंने कार्तिक सर को अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए दे दी। अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं सीए फाइनल के, जिस कारण से वो नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है, मैंने उन्हें दे दिया, लेकिन उनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। मुझे नहीं पता कैसे एग्जाम तक तेरे को खत्म कराना है, तो भैया अकाउंटिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी, मतलब पूरा बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब कार्य को जो सौंपा जाएगा, जिम्मेदारी सौंप दी गई, समझ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज राइट टू गिव, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू गिव सबऑर्डिनेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्यूटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट्स दे देना, ठीक है, पावर, शक्ति दे देना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ये दे देना। क्यों, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बाय वर्च्यू द पोजिशन और इन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड इन हैंड। मतलब जब कोई काम सौंपा जाएगा उसी समय उसे तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी, जिससे अगर कोई कार्य नहीं हो पाएगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। वही बुलाता है पारिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम एंड प्रिवेंट मिसयूज अथॉरिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दे दी जाती है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से आता है कि हमें मिसयूज नहीं करना है, गलत यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर डिसिप्लिन, फिर बोला डिसिप्लिन, अनुशासन। सबसे पहला काम को बांट दिया, काम बांटने के बाद उसे जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनुशासन होना चाहिए। ये देखो, ये काला कलूटा बैगन लूटा, ये काला टाइम दिखा रहा है, घड़ी से टाइम दिखा रहा है, ये कोई समय है आने का। इतनी अच्छी लड़की है, चेहरा नहीं दिख रहा है, इतनी अच्छी लड़की है, और काला कलूटा उसे सिखा रहा है क्या, ये क्या सा समय है आने का, है ना। तो वही चीज है इसके अंदर, ठीक है, वही चीज है इसके अंदर, डिसिप्लिन बताना। डिसिप्लिन बताना, डिसिप्लिन रेफर्स टू ऑडियंस रूल एंड रेगुलेशन टू ऑर्गेनाइज विच इज नेसेसरी और सिस्टमैटिक वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अनुशासन से यह पता लगता है क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बेकार है, ठीक है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल। डिसिप्लिन हर स्तर पर लागू होना चाहिए, कार्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, कोई रूल और रेगुलेशन ना तोड़े, और सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए जिससे पेनल्टीज लगाई जा सके। समझ में आया। फिर इसके बाद लास्ट आता है हमारा चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड बी रिसीव ऑर्डर बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड केवल एक से ही उसे कमांड मिले, मतलब आज्ञा मिले। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब केवल एक ही इंसान से उसे आज्ञा मिले। इन एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर, किसी को अगर उसे ऑर्डर मिल रहा है फ्रॉम टू पर्सन, दो लोगों से मिलेगा, तो काम में क्लैश होगा, टाइम में क्लैश होगा, और काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मतलब एक ही इंसान, अनलॉक इकोनॉमिक्स का मालिक एक ही है, दीपक ठाकुर, और वो दीपक ठाकुर सबको कमांड दे रहा है, तो काम बहुत अच्छे से होगा। अब मान लो मेरे घर से मेरे पापा आए, मेरी मम्मी आई, मेरी बहन आई, या मेरा भाई आया, सबने कमांड देना चालू कर दिया, काम अच्छे से नहीं होगा। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू फ्यूल इट प्रिंसिपल वायलेटेड then authority undetermined discipline in and jeopardy order dispute stability or threatened। अगर ऑर्डर डिस्प्यूट होता है तो वो दिक्कत लेकर आता है, ठीक है, थ्रेटेड लेकर आता है, समस्या लेकर आता है। समझ में आया। तो आज हमने क्या करा, जो फ्यूल के, हेनरी फ्यूल के 4 सिद्धांत खत्म करे।
हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं? हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत हैं। हमने 4 सिद्धांत को खत्म करा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक क्लास, जय हिंद।